Good morning, students. Once again, welcome back for your next class after a long break. As you people know that we were proceeding with the, or we can say that we are pursuing with the chapter electrochemistry. Some of the topics we have covered for that chapter. Now we are going to deal with a new topic. कुछ topic ऐसे थे which we have already covered. Now today we are going to deal with a new topic. Our new topic is limiting molar conductivity. The new topic is limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity is represented as lambda naught m. Lambda naught m. देखिए पिछली वीडियोस में हमने मोलर कंडक्टिविटी को डिस्कस किया था. मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है वन मोलर सब्सटेंस की. मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है वन मोलर सब्सटेंस की कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन. क्या जरूरी नहीं है कि वन मोलर ही हो, ठीक है, वो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं. किसी भी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी हो किसी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी. एक जनरल डिफाइन के लिए हम टर्म यूज कर देते हैं वन मोलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बट जरूरी नहीं है वन मोलर ही हो. कई बार अगर आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं 0.05 मोलर के लिए भी आ जाता है, क्वेश्चन 2 मोलर के लिए भी आ जाता है. तो दैट मीन्स किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर आप मोलारिटी के टर्म्स में कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में एक चीज फिक्स है, दैट इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी, या ये भी कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज दैट मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो. जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जीरो हो उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको मोलर कंडक्टिविटी ना बोल के हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. दैट मींस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, if it approaches to zero, if it is zero, then instead of calling it molar conductivity, we used to call it limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity के लिए आपके पास एक और टर्म है, that is molar conductivity at infinite dilution. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का क्या मतलब है? डाइल्यूशन मींस आप सॉल्ट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बार बार क्या ऐड करते जा रहे हैं? वाटर. तो दैट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक और टर्म आ गई आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते रहेंगे उस टाइम की जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? जीरो. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हम बहुत ज्यादा पानी डालते जा रहे हैं. अब अभी कह लीजिए, मान लीजिए 2 टैंकर भर के आपने पानी ले लिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो उसका क्या है कंसंट्रेशन? कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर. तो दैट मींस ऑलमोस्ट जीरो. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा वाटर ऐड करते जा रहे हैं, उस टाइम कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाती है? जीरो. ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो. और वी कैन से दैट almost approaches to zero. That's why we say that जो limiting molar conductivity है, that is the concentration when approaches to zero, or we can say that when the infinite dilution take place, the concentration approaches to zero. At that concentration, when we measure the conductivity, that is known as molar conductivity. तो सीधी बात हो गई. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जब कंसंट्रेशन किसको अप्रोच कर रही हो? जीरो. ठीक है जी. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट थिंग, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम. एक न्यू टॉपिक है आपके पास, दैट इज कोलार्स लॉ. एक नया टॉपिक. दिस इज द वेरी न्यू टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन. कोलार्स लॉ. कोलार्स लॉ की सबसे मेन बात, सबसे खास बात जो आपको पता होनी चाहिए, Coulomb law is applicable only for weak electrolytes.
कोलाश लॉ किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। ठीक है जी, सबसे खास बात क्या पता होनी चाहिए, जो कोलाश लॉ है दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इसकी लिमिटेशन कह लीजिए एक तरीके की। अब कोलाश लॉ है क्या? कोलाश लॉ इज बेसिकली द लॉ व्हिच टेल्स दैट, कोलाश लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। क्या बोला? कोलाश लॉ इज द लॉ व्हिच बेसिकली, क्या बोल रहे हैं? कोलाश लॉ इज द लॉ which basically help us to determine the limiting molar conductivity of weak electrolyte। किसी weak electrolyte की limiting molar conductivity को calculate करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? कोलाश लॉ। अब ये क्या कहता है? कोलाश लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इट इज द, या ये कह लीजिए, टू कैलकुलेट द limiting molar conductivity of weak electrolyte, it is used। सबसे बड़ी बात, किसी weak electrolyte की limiting molar conductivity को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोलाश लॉ। अब ये लॉ डिफाइन क्या करता है? डिफाइन क्या है? ठीक है जी, दिस लॉ इज डिफाइंड एज, ये कह लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ it is the sum of, या ये भी कह लीजिए, the sum of limiting molar conductivity of cation plus limiting molar conductivity of anions of weak electrolyte। ये है हमारी कोलाश लॉ की डिफाइन। ये लॉ क्या स्टेट करती है? ये लॉ कहता है कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, उसमें केटायन और एनायन दोनों पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं, HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, केटायन और एनायन दोनों हैं। वहीं अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं, CH3COOH, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, दैट मींस केटायन और एनायन, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, इन बोथ केसेस यू आर हैविंग। तो कोलाश लॉ कहता है केटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो सम है दैट इज द टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहता है कोलाश लॉ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, या केटायन प्लस एनायन, उन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम को हम क्या बोलते हैं? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस लॉ को फॉर्मूला के टर्म्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो जी, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी होती है तो हम ये लिखते हैं, ये वाला उल्टा भी कंप्लीट लैम्डा लिख देते हैं। ठीक है जी, लैम्डा नॉट m किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट नेगेटिव। ठीक है, दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या चीज है? लैम्डा नॉट m इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट केटायन प्लस लैम्डा नॉट एनायन। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग हाफ लैम्डा से हम, इसको हम बोलते हैं हाफ लैम्डा, इस लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। अगर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है तो आपने उल्टा इन्वर्टेड v लिखना है। ठीक है जी, उल्टा y, दैट मींस किसी आयन की मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्वर्टेड y का मतलब क्या है कि किसी आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ये किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी? पूरे इलेक्ट्रोलाइट की। ये तो चलो वहां का केस हो गया जहां पे आपके पास किसी इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ
एक केटायन या एक एनायन हो, बट आपके पास ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा केटायन या एक से ज्यादा एनायन होंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ केटायन, मान लो 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 केटायन है, 2 एनायन है तो एनायंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस से आपको मल्टीप्लाई करना है। न्यू पॉजिटिव, न्यू नेगेटिव। न्यू पॉजिटिव क्या है, नंबर ऑफ केटायंस, ठीक है जी, और ये न्यू नेगेटिव क्या है, नंबर ऑफ एनायंस। तो दैट मीन जब नंबर ऑफ केटायंस और एनायन एक से ज्यादा होंगे तो उतने ही नंबर ऑफ केटायन या एनायंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसका जो सम होगा दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। So this was your Coulage law. Next we are going to deal with the applications of Coulage law. Next हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि applications क्या क्या हैं Coulage law की। Applications means कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहली बात, एक चीज हम जो डिस्कस कर चुके हैं, it is used to calculate limiting molar conductivity of वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस भी, कई क्वेश्चंस मिलेंगे इन एप्लीकेशंस पे बेस्ड। एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं आपको बोलती हूँ लेट अस कंसीडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जैसे कि CH3COONA। देखिए हमेशा तो नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर जनरली द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए अब इसका मतलब क्या है, एक तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ गया दैट यू हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। ये मैंने आपको क्वेश्चन में एक तरीके से बता दिया कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए फिलहाल के लिए मैं आपको बोल के चल रही हूँ कि आप लेट कर लीजिए, एक इलेक्ट्रोलाइट आपने NaCl ऐड कर लिया, या पहले एक आपने HCl ऐड कर लिया, एक आपने लेट कर लिया CH3COONA, ठीक है जी, और एक आपने कंसीडर कर लिया NaCl। अब यही क्यों कंसीडर किए, दैट आई विल टेल यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिलहाल आपने ये मान के चलना है कि हमने ये 3 ही लेट किए हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास और भी इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, और वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए जिनमें, जो चीज लास्ट में डिस्कस कर रही थी, थोड़ा सा एक रिव्यू दे रही हूँ आपको चीज का ब्रीफ में, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम उनके साथ कंसीडर करेंगे, हमें चाहिए होंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो ऐसे चाहिए कम से कम 2 आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसमें से आपको उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का केटायन और एनायन मिल सके। हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, CH3COONA। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे कैसे ब्रेक होगा, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये इसका एनायनिक पार्ट हो गया, ये इसका केटायनिक पार्ट। तो दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जहां से हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सके। कौन कौन से ले लिए, HCl, CH3OH, NaCl। ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं। आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट हमें निकालना था, इसके लिए वीक के लिए लेना CH3COOH, तो यहाँ हो जाएगा CH3COONA। एसिड कंसीडर करेंगे। चलिए देखिए, आपको लैम्डा नॉट m निकालना है CH3COOH के लिए। आपको लैम्डा नॉट m निकालना है CH3COOH के लिए। अगर आप इसको
इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो लैम्डा नॉट CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। ठीक है, अभी हमने क्या कंसीडर किया, अभी हमने किया कोलाश लॉ। ठीक है, हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने बोला था दैट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। इसको आप कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा कंसीडर किया, HCl। अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तीसरा आपने कंसीडर किया CH3 COO Na। ठीक है जी, ये कैसे टूटेगा, लैम्डा नॉट CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है NaCl, लैम्डा नॉट MNaCl। ये कैसे बनेगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ये चार इक्वेशंस हो गई। पर आपको सिर्फ क्या चाहिए, यू हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। इस चीज को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कोलाश लॉ के अंदर ना आप क्रैमिंग समझ लिए, थोड़ा सा रट्टा कह लीजिए। एक चीज आप माइंड में रख सकते हैं कि जब भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर किए हैं तो जरूरी नहीं है जो मैंने लेट किए आपने भी वही लेट करने हैं। आपने इस तरीके से लेट करना है कि कम से कम दो आपके पास ऐसे हो जिसमें से आपको वो केटायन और एनायन मिल जाए जो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें HCl में से मुझे CH3COOH बनाने के लिए H पॉजिटिव आयन मिल सकता है यहाँ से। ये तो मुझे बनाना है ना, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू। HCl में से मेरे को H पॉजिटिव आयन मिल सकता है और इसमें से देखिए CH3COO Na में से मुझे क्या मिल सकता है, CH3COO नेगेटिव। वो H और ये CH3COO नेगेटिव अगर जुड़ जाए तो यही नहीं बन जाएगा। और बाहर देखो क्या निकाला है, इन दोनों में से जो चीज नहीं चाहिए थी वो तीसरे वाला है। इन दोनों में से हमें जो चीज नहीं चाहिए थी, Na नहीं चाहिए था और Cl नहीं चाहिए था, जो नहीं चाहिए था वो तीसरे वाला है। तो दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेट करने से पहले आपने कंसीडर करने से पहले ये सोचना है कि दो तो ऐसे हो जिसमें से जिसकी मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, उसका केटायन और उसका एनायन, जिसमें से कुछ चाहिए वो इक्वेशंस हमेशा ऐड कर देना, जिसमें से कुछ नहीं चाहिए उसको हमेशा माइनस कर देना। मतलब अगर मुझे लैम्डा नॉट M CH3COOH चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए हो तो HCl में से मुझे कुछ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, H पॉजिटिव आयन चाहिए, लैम्डा नॉट M HCl। नेक्स्ट कौन सा लिया है, CH3COO Na। क्या इसमें से मुझे कुछ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, CH3COO नेगेटिव चाहिए मुझे यहाँ से ये बनाने के लिए। जिसमें से कुछ चाहिए उनको हमेशा आप क्या करेंगे, ऐड। जिनमें से किसी चीज की वैल्यू आपको चाहिए उनको हमेशा ऐड करेंगे। क्या CH3COOH बनाने के लिए आपको NaCl चाहिए, नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको माइनस कर दो। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे डालनी है। HCl वाले की वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव प्लस, हाँ जी, CH3COO नेगेटिव वाले की वैल्यू क्या है, CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। अब ये माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ साइन होंगे वो होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, ये प्लस का Cl नेगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का Cl नेगेटिव। ठीक है जी, अब देखिए जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, प्लस का Cl नेगेटिव माइनस का Cl नेगेटिव कैंसिल हो गया, प्लस का Na पॉजिटिव माइनस का Na पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ
बाद आपके पास क्या बचा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव। अगर इस एनायन और इस केटायन को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CH3COOH। ठीक है जी, तो आपके पास क्या बचेगा, CH3COOH। तो दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लेट किया है CH3COOH। आई होप कि एप्लीकेशन आपको क्लियर होगी, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि इस एप्लीकेशन को समझने के लिए आप वीडियो को 2 से 3 बार एटलीस्ट जरूर देखें, सो दैट यू मे गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग वेल versed. Still you people find any doubt, you can text, you can ask any time. ठीक है, don't hesitate. If you feel any sort of doubt, you people can ask. ठीक है जी, चलिए। This was the first application of Coulage law. ये फर्स्ट एप्लीकेशन ही थोड़ी बड़ी सी लंबी सी है, बाकी की टोटल हमारे पास 4 एप्लीकेशन है, बाकी की इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। That is very simple. That are very simple. Second is degree of dissociation of weak electrolyte. सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। कुछ नहीं है, बाकी की जो 3 एप्लीकेशंस आपके पास बची हैं, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उन तीनों के फॉर्मूलाज याद करने हैं, उनके सिर्फ डायरेक्टली आपके सिलेबस में फॉर्मूलाज, नथिंग एल्स। ठीक है जी, तो अल्फा का फॉर्मूला है लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लैम्डा नॉट m मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तब जब कंसेंट्रेशन 0 नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या है, जब कंसेंट्रेशन 0 है। कई बार किसी बुक में ये चीज ऐसे भी लिखी होती है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा Cm अपॉन लैम्डा नॉट m। यहाँ पे कंसेंट्रेशन 0 नहीं है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन 0 है। जो न्यूमरेटर में दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, जो डिनोमिनेटर में दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब कंसेंट्रेशन 0 हो। दोनों का डिफरेंस भी आपको बता दिया है। मोलर कंडक्टिविटी तब कैलकुलेट होती है जब कंसेंट्रेशन 0 नहीं होती है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट होती है जब आपकी कंसेंट्रेशन 0 होती है। बस दैट इज द सेकेंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन हो चुकी है, सेकेंड एप्लीकेशन थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ना थर्ड एप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो 3 एप्लीकेशन से ज्यादा लंबी नहीं है। फर्स्ट वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह सकते, थोड़ी सी लेंथी थी, तो उसको गो थ्रू जरूर कीजिए 2 से 3 बार। ठीक है जी, थर्ड एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है जी, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। ये आपने बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ा, ये आपने ऑलरेडी +1 के इक्विलिब्रियम में करा है। K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पे C क्या है, कंसेंट्रेशन। ठीक है जी, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो आपने पिछली एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन में किया था अल्फा लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये थी आपकी थर्ड एप्लीकेशन कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन, the fourth application to calculate solubility बोलते हैं कंसेंट्रेशन को। देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन C इंटू 1000। यहाँ पे आपको बताया गया था कंसेंट्रेशन वैसे तो कुछ किसी भी टर्म्स में होती है, लेकिन हम मोलर कंसेंट्रेशन पढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी तो कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी की टर्म्स में,
कंसेंट्रेशन किसकी टर्म्स में? मोलैरिटी की टर्म्स में। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है? सॉल्युबिलिटी होती है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हुआ। मैं फॉर एग्जांपल ये बोल देती हूँ, आपके पास 10 लीटर ऑफ वाटर या सिंपल 1 लीटर ऑफ वाटर है, उसके अंदर मैं कहती हूँ 50 ग्राम ऑफ जो शुगर है वो डिसॉल्व हो रही है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व हुई वाटर के अंदर 1 लीटर में? 50 ग्राम, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी ये आपने जो +1 में किए हुए हैं टॉपिक, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मतलब 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूट के, दैट इज द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी एक तरीके से क्या है? सॉल्युबिलिटी। मोलैरिटी क्या है? एक तरीके से सॉल्युबिलिटी। तो दैट मींस सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलैरिटी को हम किस में कन्वर्ट करें? किस टर्म्स में? सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में बोला जा रहा है, कप्पा अपॉन लैम्डा m इनटू 1000। हालांकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स आपके सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास। सो दिस वाज ऑल अबाउट Coulomb लॉ। In the next video, we will discuss the numericals relating Coulomb law. Till then, thank you so much. Keep revising. As I have said, do revise these videos. Do ask if you are having any doubts. और जो first application है उसको go through जरूर कीजिए 2 से 3 बार, so that you may get to know the things in the easy manner. Till then, thank you so much.